क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस मेरिट एंड डिमेरिट्स ऑफ पैरेंटरल रूट, यानी कि जो हमारे पास ब्लड वाला रूट है, पैरेंटरल या इंजेक्शन वाला रूट है, उसके क्या मेरिट्स और डिमेरिट्स हैं, और डिफाइन हाफ लाइफ ऑफ अ ड्रग, हाउ स्टडी ड्रग कंसंट्रेशन इज अचीव्ड। पैरेंटरल रूट वो है जो कि अदर देन माउथ होगा। इसके अंदर वो ड्रग्स यूज़ करेंगे इस रूट के थ्रू जो कि जीआईटी के अंदर पुअरली एब्जॉर्ब होती हैं, लाइक हेपरिन, जो कि जीआईटी के अंदर अनस्टेबल होती है, लाइक इंसुलिन, जो कि ओरल मेडिकेशंस के थ्रू पेशेंट नहीं ले सकते, लाइक अनकॉन्शियस पेशेंट वो, और रैपिड ऑनसेट ऑफ एक्शन चाहिए इमरजेंसी ट्रीटमेंट के लिए, तो उसके अंदर हम पैरेंटरल रूट पे जाएंगे। ये इसके एडवांटेजेस हैं। हाईएस्ट बायो अवेलेबिलिटी है क्योंकि जीआईटी के अंदर फर्स्ट पास इफेक्ट होता है, वो नहीं हो रहा। डिसएडवांटेजेस ये हैं कि हमारे पास पेन है, फेयर है, लोकल टिश्यू डैमेज होता है, इन्फेक्शन हो सकते हैं इंजेक्शन के थ्रू। इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा इंट्रावेनस, इसके अलावा सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर। इंट्रावेनस के अंदर 100% बायो अवेलेबिलिटी है। एडवांटेजेस के अंदर हमारे पास ये है कि इमीडिएट इफेक्ट होता है, लार्ज वॉल्यूम डोज अगर देनी हो तब रिक्वायर्ड होता है, कम्प्लेक्स मिक्सचर और इरिटेटिंग सब्सटेंसेस के लिए यूज़ हो सकता है, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए टाइट्रेशन डोजेज परमिसिबल कर देता है ये, और हाई मॉलिक्यूलर प्रोटीन्स और पेप्टाइड ड्रग दे सकते हैं। डिसएडवांटेज ये है कि ऑयली सब्सटेंसेस के लिए इंसॉल्युबल है, बोलस इंजेक्शन जो है वो एडवर्स रिएक्शन करा सकता है, हेमोलिसिस, थ्रोम्बोसिस। स्लोली मोस्ट सब्सटेंसेस जो है उनको स्लोली इंजेक्ट करना पड़ता है, एंटीडोट्स नहीं है इनके, एक्टिवेटेड चारकोल लाइक, और एसेप्टिक टेक्निक्स नीडेड होती हैं। सबक्यूटेनियस हम 45 डिग्री के एंगल पे देते हैं, और इसके अंदर हमारे पास एक्वस प्रेपरेशन आती हैं लाइक, और डिपो प्रेपरेशन आती हैं, इंसुलिन और हेपरिन। इसकी एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो इसके एडवांटेजेस के अंदर हमारे पास स्लो रिलीज ड्रग्स होती हैं, कुछ ड्रग्स जो स्लो रिलीज वाली होती हैं वो इसके लिए सूटेबल होती है। इसके अलावा पुअरली सॉल्युबल सस्पेंशन जो है वो हम सबक्यूटेनियसली दे सकते हैं, और एडवर्स हेमोलिसिस और थ्रोम्बोसिस लाइक जैसे आईवी बोलस के अंदर आ रहे हैं वो एडवर्स इफेक्ट्स नहीं आते। इसके एडवर्स रिएक्शंस की बात करें या डिसएडवांटेजेस की बात करें तो पेन होती है, नेक्रोसिस हो सकती है अगर ड्रग जो है वो इरिटेटिंग हो, अनसूटेबल होती है ड्रग जो कि लार्ज वॉल्यूम में दी जा सके। इसके अलावा हमारे पास तीसरी है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन का एंगल होता है 90 डिग्री। इसके अंदर एक्वस सोल्यूशन प्रिपरेशन होती है और डिपो प्रिपरेशन होती है जो कि स्लो और सस्टेन्ड रिलीज के लिए होती है, लाइक हेलोपेरिडोल या मेट्रॉक्सीप्रोजेस्टेरोन टाइप ड्रग्स। इसके एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास सूटेबल है अगर ड्रग वॉल्यूम मॉडरेट है, ऑयली व्हीकल्स वाला जो है जिसके अंदर इरिटेटिंग सब्सटेंस है वो भी दे सकते हैं हम इंट्रामस्कुलर के थ्रू, और अगर इंट्रावेनस से प्रेफरेबल है क्योंकि ये पेशेंट जो है वो सेल्फ एडमिनिस्टर कर सकता है। लैब टेस्टिंग डिसएडवांटेज के अंदर लैब टेस्ट रिक्वायर होते हैं लाइक क्रेटिन काइनेज, पेनफुल हो सकता है और इंट्रामस्कुलर हैमरेज वगैरह कॉज कर सकता है। तो द सेकंड क्वेश्चन अबाउट द हाफ लाइफ। प्लाज्मा हाफ लाइफ इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी और ब्लड फॉल बाय 50%। 100% हमने जो ड्रग दी है उसका 50% जो रह जाएगा जितने टाइम में, उस टाइम को हम कहेंगे हाफ लाइफ। हाफ लाइफ के लिए हमारे पास फॉर्मूला है 0.693 वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइड बाय क्लियरेंस। इसको अच्छे से रट्टा। यूनिट इसके हैं जैसे टाइम के होते हैं सेकेंड। फैक्टर्स क्या अफेक्ट कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन और क्लियरेंस इसको अफेक्ट कर रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, जितना ज़्यादा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतनी ज़्यादा हाफ लाइफ होगी, और जितनी ज़्यादा क्लियरेंस होगी उतनी कम हाफ लाइफ होगी, और इसी से हमारे पास ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग निकलता है। सेकेंड पार्ट है इसका साथ में स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन। स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन वो है अ ड्रग इन्फ्यूज्ड एट अ कांस्टेंट रेट फॉर 4 to 5 हाफ लाइफ टू रीच स्टेडी स्टेट। 3.3 हाफ लाइफ के अंदर हमारे पास 90% जो है वो स्टेडी स्टेट के अंदर चली जाएगी। टी हाफ लाइफ 0.693 1/k। जैसे जैसे ड्रग एलिमिनेट हो रही है फर्स्ट ऑर्डर एलिमिनेशन के जरिए 3 से 4 हाफ लाइफ के बाद जो है वो ड्रग स्टेडी स्टेट कंसंट्रेशन में आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टॉलरेंस और टैकीफाइलैक्सिस को टैबुलेट करना डिफरेंस को, और फार्माकोजेनेटिक और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बतानी है। टॉलरेंस और टैकीफाइलैक्सिस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले डेफिनेशन, टैकीफाइलैक्सिस होता है कि एक ड्रग जो है वो फॉरन से सडनली जो है वो उसका रिस्पॉन्स जो है वो ख़त्म हो जाए, मतलब रिस्पॉन्स आ रहा है और अचानक से उसका रिस्पॉन्स खत्म हो गया है। और टॉलरेंस क्या है कि उसको हम रिपीटेडली एडमिनिस्टर करी जा रहे हैं प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर के बाद जो है उसका क्लिनिकल इफेक्ट कम हो जाएगा, इसको हम टॉलरेंस कहते हैं। टैकीफाइलैक्सिस जो है वो रैपिड लॉस ऑफ ड्रग इफेक्ट होता है जो कि न्यूरोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म के जरिए होता है। ऑनसेट की बात करें तो हमारे पास टैकीफाइलैक्सिस जो है वो रैपिड फ्यू मिनट्स के अंदर होता है, जो टॉलरेंस है वो स्लो है, डेज टू मंथ लेती है। डोज डिपेंडेंट टैकीफाइलैक्सिस नहीं होता जबकि टॉलरेंस होती है हाई डोज डिपेंडेंट।
इफेक्ट विद द इंक्रीज डोज, इन डोज बढ़ा के अगर हम चेक करें तो टैकीफाइलैक्सिस के अंदर कोई रिस्पॉन्स नहीं आएगा, लेकिन अगर हम टॉलरेंस की बात करें तो इसके अंदर अगर हम डोज बढ़ाएंगे तो रिस्पॉन्स वापस से नॉर्मल हो जाएगा। रूटीन प्रैक्टिस के अंदर टैकीफाइलैक्सिस नहीं होती जबकि टॉलरेंस हो जाती है। एग्जाम्पल के अंदर हमारे पास एफेड्रीन और नाइट्रोग्लिसरीन है। नाइट्रोग्लिसरीन के अंदर एक बहुत ही अच्छा वाला क्वेश्चन है, मंडे डिजीज़, वो इसी टैकीफाइलैक्सिस की वजह से होता है। और टॉलरेंस के अंदर बार्बिचुरेट्स, एथनोल, ओपियम, जो भी नशे वाली ड्रग्स हैं, वो टॉलरेंस आ जाती है, फिर उनकी डोज बढ़ानी पड़ती है। कॉजेज़ क्या हैं टैकीफाइलैक्सिस की? कॉज ये है कि हमारे पास जी प्रोटीन्स जो हैं उन तक एक्सेस ब्लॉक हो जाती है बाय बीटा अरेस्टिंग प्रोटीन, ये हो सकता है एक रीज़न। दूसरा, इंटरनलाइजेशन ऑफ रिसेप्टर, के रिसेप्टर जो है वो सेल के अंदर चले जाते हैं, लाइक मॉर्फिन रिसेप्टर। इसके अलावा सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ रिसेप्टर, लाइक बीटा रिसेप्टर जो है वो सिक्वेस्ट्रेशन मतलब ऑक्यूपेशन ऑफ रिसेप्टर, और रिसेप्टर्स जो है वो पहले ही ऑक्यूपाइड है। और हमारे पास डिप्लीशन ऑफ एसेंशियल सबस्ट्रेट, कोई भी सबस्ट्रेट है वो कम हो गया, लाइक थायोल को फैक्टर जो है वो नाइट्रोग्लिसरीन के अंदर कम हो गया। ये टैकीफाइलैक्सिस की रीज़न है। क्या? जी प्रोटीन्स की ब्लॉकेज होगी बीटा अरेस्टिन की वजह से। रिसेप्टर्स, इंटरनलाइजेशन ऑफ रिसेप्टर हो सकती है लाइक मॉर्फिन वगैरह। सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ रिसेप्टर, पहले ही रिसेप्टर ऑक्यूपाई होंगे, या डिप्लीशन हो जाए सबस्ट्रेट की। ये 4 रीजन है हमारे पास टैकीफाइलैक्सिस की। टॉलरेंस के रीजन से, टॉलरेंस की हमारे पास कंजेनिटल भी हो सकती है रीजन, लाइक नीग्रोज जो है वो रेजिस्टेंट होते हैं मिड-रिएक्टिक इफेक्ट ऑफ एफेड्रीन पे, और एक्वायर्ड भी हो सकते हैं लाइक एथनोल, मॉर्फिन, नाइट्रेट, एफेड्रीन और एम्फेटामिन। ये कंजेनिटल और एक्वायर्ड कुछ भी हो सकती है टॉलरेंस के साथ। ये कोर कंसेप्ट क्लियर करेंगे क्रॉस टॉलरेंस का। क्रॉस टॉलरेंस क्या है? 2 ड्रग्स जो कि रिलेटेड है लेकिन उन दोनों के दरमियान में एक दूसरे की वजह से जो है वो रेजिस्टेंस आ जाती है, लाइक एथाइल अल्कोहल और जनरल एनेस्थीसिया। इसके अंदर हमारे पास क्या मैकेनिज्म है? ऑल्टरेशन इन ड्रग कंसंट्रेशन दैट रीचेस द रिसेप्टर्स ड्यू टू एन इफेक्ट ऑफ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और एलिमिनेशन। इन तीनों चीज़ों पे आदमी जो है एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन, इन पे जब इफेक्ट आएगा रिसेप्टर तो हमारे पास ड्रग के अंदर आ सकती है क्रॉस टॉलरेंस। दूसरा क्या है? वेरिएशन इन कंसंट्रेशन ऑफ एंडोजेनस ट्रांसमीटर, जैसे कि बीटा ब्लॉकर्स जो है वो स्लो करते हैं हार्ट रेट को, और इन पेशेंट विद एक्सेस एंडोजेनस कैटाकोलामीन, जिनके अंदर एक्सेसिव कैटाकोलामीन्स हैं उनके अंदर बीटा ब्लॉकर जो है वो हार्ट रेट को स्लो डाउन करेंगे। अल्ट्रेशन इन नंबर ऑफ फंक्शन ऑफ रिसेप्टर, के फंक्शन या फिर नंबर ऑफ रिसेप्टर ख़राब हो गए हैं। थायरोटॉक्सिकोसिस जो है वो इंक्रीज़ कर देती है नंबर और सेंसिटिविटी ऑफ बीटा रिसेप्टर को। तो हमारे पास क्वेश्चन था फार्माकोजेनेटिक्स। फार्माकोजेनेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ जेनेटिक फैक्टर दैट अफेक्ट ड्रग रिस्पॉन्स। जीन्स को स्टडी करना है जो कि ड्रग के रिस्पॉन्स को एलिविएट या रिड्यूस या इंक्रीज कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं फार्माकोजेनेटिक्स। नोट दैट जीन्स आर कन्वेंशनली गिवन इन इटैलिक फॉन्ट, ये बकवास है। जेनेटिक पॉलीमॉर्फ्स होते हैं कुछ, जिसके अंदर हम वही फार्माकोजेनेटिक्स स्टडी करते हैं। फार्माकोजेनेटिक्स से हमें पता चलता है कि कुछ जीन्स के अंदर फंक्शनल एलिमेंट होते हैं लाइक SNPs, जो कि हमारे पास ख़राब हों तो डिफरेंट तरह के हमारे पास ड्रग के अंदर टॉक्सिसिटीज आएंगी, लाइक CYP3A4 और 3A5 की वजह से साइक्लोस्पोरिन की टॉक्सिसिटी आएगी, 2D6 की वजह से कोडीन की, 2C9 की वजह से वारफरिन की, 2C19 की वजह से क्लोपिडोग्रल की। ये 2-3 जो है ये याद कर लेनी। फेज़ 1 में, फेज़ 2 में ट्रांसपोर्टर की वजह से आ सकती है, ऑर्गेनिक एनाइन ट्रांसपोर्टर की वजह से सिम्वास्टेटिन की आ सकती है मायोपैथी। ये हमारे पास जीन रिलेटेड है, जीन की वजह से हमारे पास जो है वो इफेक्ट